दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में जो इंडियन शेयर मार्केट में हो रहा है उसको एनालाइज करने की और डीकोड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कई सालों तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मूवमेंट से इंडियन शेयर मार्केट चलती रही है। व्हेन दे वर बाइंग द शेयर मार्केट वाज गोइंग अप, व्हेनेवर दे वर सेलिंग and the share market was going down, and they knew it also कि हम जब मर्जी इंडियन शेयर मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। Similarly, this time also for last 6 months they are continuously selling with the view कि sooner or later the share market will come down and they will start buying. But this is not happening this time because the domestic institutions दे आर इक्वली बाइंग। जो भी FII सेल करते हैं उतना ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाई कर लेते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इज कमिंग फ्रॉम द रिटेल मनी, द ह्यूज मनी विच इज अवेलेबल विद द रिटेलर्स आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्टली और थ्रू DIIs दोबारा मार्केट में आ रही है। एंड दैट इज वाई द मार्केट वॉज सपोर्टिंग। This tug of war was going on for very long time. Now more or less this tug of war is going to end either way. या तो FII जीत जाएंगे और हमारी मार्केट जो है क्रैश कर जाएगी, यहाँ से 1000-2000 पॉइंट और निफ्टी में 14,000 से भी नीचे जा सकती है, या नाउ दिस इज द एंड। छोटा मोटा और करेक्शन, आज हमने 1000 पॉइंट का करेक्शन देखा है, छोटा मोटा करेक्शन, और उसके बाद ये वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा इनहेरेंटली, क्योंकि इंडियन मार्केट vis-a-vis so many other markets is otherwise fundamentally strong. Even the Chris Wood, जो इन्वेस्टमेंट के गुरु भी माने जाते हैं, he has also accepted the fact कि he is surprised and the FIIs are surprised by the resistance being given by the DIIs and Indian retail investors. अब ये कब तक एक बोल्ड फेस लेके चलते रहेंगे, दैट इज एनीबॉडीज गैस, बट आइदर साइड द एंड इज वेरी नियर। इफ दैट बी द केस, हाउ वी हैव टू परफॉर्म, अपना पोर्टफोलियो कैसे देखना है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कोविड की वजह से द ह्यूज मनी जो इवन US मार्केट में या इंडियन मार्केट में जो पंप की गई, जब पंप की जा रही थी तो nobody bothered about the fundamentals और शेयर मार्केट ऊपर चलती रही क्योंकि money was chasing the stocks. Now when that money actually is not getting withdrawn, but the fear of the money getting withdrawn और US में भी और as well as इंडियन मार्केट में भी जब ये विड्रॉ की जा रही है, मनी कॉस्टली होती जा रही है, स्क्वीज की जा रही है, तो उसका पिंच जो है अब शेयरों पे आ रहा है। एंड एंड ऑफ द डे जो एक अनाप शनाप जो वैल्यूएशंस थी वो अब कम होंगी एंड पीपल विल स्टार्ट डिस्कसिंग द EPS, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनीज, द प्राइस अर्निंग रेशियोज, द प्राइस टू बुक रेशियो, जो हम सब भूल गए थे क्योंकि ह्यूज मनी वाज अवेलेबल। तो जहाँ मनी की वजह से मार्केट अनाप शनाप हाई जा रही थी, उसी मनी की वजह होने से अब वो एक्चुअल लेवल्स पे आ जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स, मीनिंग देयर बाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। इफ you need not to worry whenever this correction will end and the market will start going up, तो वो भी साथ में सबसे पहले जाएंगे। लेकिन जैसे न्यू एज स्टॉक्स हैं, they have to still bear a very bad face, और उसे इस आग से निकलना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके वो सोना बनेंगे। अभी तो उसको तपना है, अभी उनको और करेक्शन देखनी है, इसलिए न्यू एज स्टॉक से फॉर द टाइम बीइंग हमें दूर ही रहना है। कुछ और डेवलपमेंट्स जो लग रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स होने वाली हैं। द वन इज द ऑयल, क्रूड ऑयल जो अभी 106, 105, 110, 120 तक जाके वापस आ गया है। आवर हंच इज कि बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर ये क्रूड ऑयल बढ़ेगा
क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से बढ़ेगा, या आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी क्रिएट करके इसको $150 पर बैरल पे लेके जाया जाएगा. इफ दैट बी द केस, नॉट इमीडिएटली बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल सेटल समवेयर 150, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिग पावर्स, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, उनके बेनिफिट में है कि क्रूड ऑयल जो का रेट जो है बढ़े. वो स्कैर्सिटी क्रिएट करके या सप्लाई या उसकी डिमांड बढ़ने से ये जो है रेट बढ़ेगा. अब उसका इम्पैक्ट जहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, और जो इंडस्ट्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से अपने रेट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, उनके मार्जिन्स स्क्वीज होंगे. That is going to happen over a period of 2-3 years. That is the second development which is going to happen in the market. The third, very soon, which we are going to see is the dollar. The valuation of dollar. Dollar is going to be stronger. 77.5 आज हम देख रहे हैं. Very soon, this year itself 80 टच करेगा, और उससे भी जो इम्पोर्टेड आइटम्स है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी उन आइटम्स की जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, और अगेन दैट विल लीड टू द इन्फ्लेशन. अब इन दोनों तीनों डेवलपमेंट्स का बेनिफिट जिनको होगा हम उनको देखते हैं. जैसे आईटी है, हालांकि द होल मार्केट इज टॉकिंग कि आईटी में से बाहर निकल जाना चाहिए, आईटी इज गोइंग टू सी ए करेक्शन, बट वी हैव टेकन ऑलवेज ए कॉन्ट्रेरियन व्यू. फॉर मी, चाहे ऑयल के प्राइसेस बढ़ें तो आईटी को इम्पैक्ट इतना नहीं करते हैं. आईटी कंपनीज और कैश रिस्क कंपनीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट साइकिल इनको इम्पैक्ट नहीं करती है. डॉलर स्ट्रांग जितना होता जाएगा आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगा. द सूनर आईटी कंपनीज जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर आईटी कंपनीज, आईटी कंपनीज इन सब डेवलपमेंट से हट के अपना स्ट्रेंथ शो करेंगी, और the moment this correction is over, the first one to move will be the IT companies. तो आपको stronger IT companies में बने रहना है. lower levels पे आप उसको add भी कर सकते हैं, and you will get benefit out of that. But taking a view, एक साल का व्यू लेके अगर हम चलते हैं. The second is the real estate. अभी हमने very recently देखा है कि real estate हाउसिंग की जो डिमांड है बढ़ रही है, और द रियल इस्टेट साइकिल जो थी पिछले 5 साल से डंप में थी, वो अब चलनी शुरू हो गई है. वी फील इट कि डिमांड फॉर द हाउसिंग, डिमांड फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर विल इंक्रीज. साइड बाय साइड द एंसिलरीज आल्सो, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, चाहे जो भी उसमें हाउसिंग में लगते हैं, चाहे हैवल्स जैसी कंपनी हो, चाहे पेंट्स हो, वो सब की डिमांड बढ़ेगी. और रियल इस्टेट इन इटसेल्फ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स, डीएलएफ जैसे शेयर्स, अच्छी कंपनीज के शेयर रियल इस्टेट के, आफ्टर द करेक्शन दिस सेक्टर विल मूव अप. बैंक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट साइकिल बढ़ने से, बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ने से ट्रेजरी प्रॉफिट बैंकों के कम हो जाएंगे. दैट इज ए फैक्ट. अब रेट तो बढ़ना ही है. आरबीआई ने 40 पैसे बढ़ा दिया रिपो रेट. आई एम श्योर जून या मैक्सिमम अगस्त में 75 पैसे और बढ़ा के 5.15 का रेपो रेट हो जाएगा. दैट इज द गिवन मिनिमम. उसके बाद और आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, दैट इज ए डिफरेंट इशू. बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के फिगर्स को देख के. बट 5.15 इसी साल वेरी सून वी आर गोइंग टू सी द रेपो रेट. और इन टर्न बॉन्ड्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो भी कम होंगी, और बैंकों को इस फ्रंट पे ट्रेजरी लॉसेस तो होंगे ही. बट रेट्स बढ़ने से जो बिगर बैंक्स हैं, जिनके कासा स्ट्रांग है, जो लोअर इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट ले पा रहे हैं, वो सरवाइव करेंगे. वो अपने निम को मेंटेन कर पाएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को. जो छोटे बैंक हैं, जो लिक्विडिटी सरप्लस होने की वजह से प्रॉफिट में थे या उनके निम मेंटेन कर रहे थे, उनके लिए दिक्कत आएगी. उनके लिए डिपॉजिट्स और लेना सिमिलर रेट्स के ऊपर मुश्किल होगा. बिगर बैंक्स विद बेटर कासा, दे विल बी एबल टू गार्नर अ डिपॉजिट वट एवर विल बी रिक्वायर्ड. स्मॉलर बैंक्स विद लोअर निम
और डिपेंडिंग ऑन द लिक्विडिटी उनके लिए फर्दर डिपॉजिट्स लेना मुश्किल होगा और फर्दर ग्रो करना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए बैंक्स आर आल्सो गुड बेट, बट बिगर बैंक्स जिनकी मसल है, जो आगे बढ़ सकते हैं, जो लोअर रेट्स पे डिपॉजिट्स ले सकते हैं और अपने निम को मेंटेन कर सकते हैं। एक हमारी ओल्ड रिकमेंडेशन वो फिर भी स्ट्रांग है। ये सब कॉस्ट ऑफ फंड्स रुपी डाउन होने से, डॉलर स्ट्रेंथन होने से, पेट्रोल की चीज़ें बढ़ने से, इन सब से इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो एक सेक्टर जो अभी तक नहीं चला है दैट इज़ गोल्ड। हमारी हमेशा रिकमेंडेशन रही है कि गोल्ड में कुछ परसेंट इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में हमें गोल्ड में फर्दर इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा लेनी चाहिए। अभी तक 10% की हम बात कर रहे थे, अब 20% हमें कर लेनी चाहिए। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। 2.5% का तो इंटरेस्ट आपको वैसे मिलेगा और गोल्ड का रेट इंक्रीज होगा तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा।